Hello everyone, good afternoon, and my name is Jibesh and I welcome you all to this YouTube platform of CVT numbers. So continuing this series, and today I am going to discuss with you the revolt of 1857 मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है इट इज अ लैंडमार्क हिस्टोरिकल इवेंट। अगर हम बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, इसको शुरुआत भी माना जाता है जो हमारा स्ट्रगल था अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ऐसा माना जाता है 1857 ही उसकी शुरुआत है। अब बाय मल्टीपल हिस्टोरियंस अगर हम कह लें, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसको कहा या वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट वर बेसिकली द इवेंट्स, क्यों 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 का रिवॉल्ट कहां पे हुआ और 1857 के रिवॉल्ट के बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट की जो कॉजेज थे। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको बोला गया। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा गया। एंड आपसे पूछा जा सकता है किसने इसको फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। तो वीडी सावरकर एक बहुत चर्चित नाम जो है देश में रहता है अभी भी, वीडी सावरकर, तो उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला था। तो व्हाट वर द वेरियस कॉजेज की जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है, तो इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जैसे पॉलिटिकल कॉजेज थे बहुत सारे, इकोनॉमिकल कॉजेज थे, रिलीजियस जो है वो कॉज थे, और उसके अलावा मिलिटरीली जो है यहाँ पे दिक्कत थी, और इमीडिएट कॉज जो है उसके कुछ बनते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट फोर कॉजेज की, जैसे पॉलिटिकल कॉज सबसे पहला, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉज इकोनॉमी से रिलेटेड जो इसके कारण थे, तीसरा रिलीजियस कॉज, और चौथा आपका जो मिलिट्री कॉज है। तो ये सारे जो हैं इनको एक कलेक्टिव कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेस। क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म कॉजेस की लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये सारे जो हैं दीज वर द मेजर रीजंस। एंड इसमें अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें पॉलिटिकल कॉजेज को, तो देखिए पॉलिटिकल कॉजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वो समय है जब कंपनी रूल जो है यहाँ पे भारत में था, और कंपनी रूल एंड जो आपका दूसरा ये क्राउन रूल है, इसका डिफरेंस भी हम इसी वीडियो के एंड में समझेंगे। तो जो पॉलिटिकल कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एज यू नो, कंपनी केम इन टू इंडिया एज अ मर्चेंट, ठीक है, ट्रेड करने यहाँ पे आए थे, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू करा, अपने जो पॉलिटिकल रूल है और उसके साथ साथ जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो करना शुरू करी, टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू करा फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल रूल। और इसी बीच में इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक मेंशन है सब्सिडरी अलायंस, राजाओं के साथ अलायंस करके राजाओं को जो है एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाना, राजाओं की टेरिटरीज को उस तरह से एनेक्स करना। या उसके अलावा अगर हम बोलें, जैसे आप देखते हैं इमीडिएटली जस्ट बिफोर द 1857 रिवॉल्ट, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो उनके टाइम पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है एक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी। ऑलराइट, जिसके अंडर जो है अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं, बीइंग अ राजा, अगर राजाओं का जो किसी भी प्रिंसली स्टेट के राजाओं का कोई लीगल हायर नहीं होता है, तो इन दैट केस उस प्रिंसली स्टेट को जो है मर्ज कर दिया जाएगा विद द ब्रिटिश टेरिटरी। तो इस तरह की ये कुछ पॉलिसीज थी जिससे इन्होंने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन भारत में करी। तो उससे जो है जो प्रिंसेस थे या जो स्टेट्स थी वो बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। तो पॉलिटिकल कॉज जो है एक इसका बनता है, बिकॉज 1857 के रिवॉल्ट में अल्टीमेटली बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, और जो प्रिंसेस थे, जैसे रानी लक्ष्मी बाई की बात करें, तात्या टोपे हो गए, है ना, और वेरियस लोग जो थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया, ठीक है, अपनी अपनी स्टेट्स को बचाने के लिए, विच वर अंडर द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये पहला मेजर कॉज बनता है 1857 के रिवॉल्ट का, और ये लंबे समय से चलता आ रहा था, ऐसा नहीं उसी टाइम पे हुआ था। पॉलिसीज स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द 1857 की जो बैटल ऑफ प्लासी थी, उसके बाद से ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स भारत में कर रहे थे। इकोनॉमिकल कॉज अगर इसकी हम बात करें तो सबसे बड़ी जो चीज थी वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, बहुत सारा ड्रेन ऑफ वेल्थ की पूरी थियरी दादा भाई नौरोजी ने बताई। ड्रेन ऑफ वेल्थ पे पूरा जो है बुक्स लिखी गई कि किस तरह से भारत की जो वेल्थ है उसको ड्रेन करा ब्रिटिशर्स ने, है ना। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो भारत में थी, उनको जो है पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऑलराइट, उसके अलावा ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फेमाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे वो इतने जो है रिजिड थे, इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू जो है देना पड़ता था फार्मर्स को,
कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मॉनिटरली मेथड से अगर हम देखें तो द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है। तीसरा आ गया रिलीजियस कॉज, ठीक है। तो रिलीजियस कॉज में भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे अब क्या था कि इंडिया उस समय पे इट वाज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऑलराइट, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो है उसमें जो है भारत रहता था। तो यहाँ पे आके सबसे पहले इन्होंने 1813 का चार्टर एक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो है इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी दे वर अलाउड टू प्रीच देयर रिलीजन इन इंडिया, लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करा। दूसरा, सुप्रीम मानते थे क्रिश्चियनिटी को, और उसके लिए जो है ये जो दूसरे रिलीजन्स थे उनकी रिस्पेक्ट जो है नहीं करते थे। जो लोगों की रिलीजियस वैल्यूज हैं, रिलीजियस फेथ्स हैं, उनको जो है डिग्रेड करते थे या डिग्रेडेड मानते थे। तो जो रिलीजियस कस्टम्स जो थे और पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं एक तरह से कॉज बनती हैं किसका, रिलीजियस कॉज बनती हैं 1857 के रिवॉल्ट का, जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बेसिकली अपनाई वो पॉलिसीज, ठीक है। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में बहुत ज्यादा जो है वो क्या था, मिलिट्री में देयर वाज अ रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स द मिलिट्री, अब उस समय पे एक जो सबसे बड़ा कॉज था वो ये था कि मिलिट्री में उस समय पे क्या होता था, जो इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में देयर वर ब्रिटिश सोल्जर्स, देयर वर इंडियन सोल्जर्स एज वेल, 1:6 की रेशियो होती थी, एक ब्रिटिश सोल्जर्स पे 6 इंडियन सोल्जर्स वर देयर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी एट दैट टाइम। और वहां पे सबसे बड़ी बात थी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे दे कैन नॉट अटेन द रैंक ऑफ एन ऑफिसर, जो मैक्सिमम रैंक जो वो अटेन कर सकते थे वो था आपका नायब सूबेदार, उससे ऊपर जो है कोई भी इंडियन अफसर नहीं होता था। जो जितने मेजर जिनको ऑफिसर हम कह लें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, वो सारे क्या होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे। तो ब्रिटिशर्स हैड अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। ये उनके रिलीजन से भी जुड़ा था, वेरियस रिलीजियस कॉज थे, जैसे हम पढ़ते हैं 1806 में प्रायर टू 1857 रिवॉल्ट एक वेल्लोर म्यूटनी होती है मद्रास में, ठीक है, वेल्लोर म्यूटनी होती है मद्रास में। एंड इन दैट म्यूटनी जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, वो क्या करते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज उस समय पे क्या किया गया था, एक नया ड्रेस कोड, विलियम बेंटिक जो है उस समय पे वहां के गवर्नर थे मद्रास में, तो एक नया ड्रेस कोड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें जो है बहुत, और उसके साथ साथ और जो बहुत सारी जो नए रूल्स और रेगुलेशंस थे वो इंप्लीमेंट किए गए थे आर्मी के लिए, जैसे कि आप जो है बियर्ड नहीं रख सकते, ड्रेस कोड में देयर वाज दैट हैट दैट हैज टू बी बियर्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स। तो बहुत सारे सोल्जर्स थे जिनमें सिख भी थे, तो वो अपनी पगड़ी उतार के उस हैट को नहीं पहन सकते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा। तो जब उनकी बातें नहीं मानेंगी तो अल्टीमेटली क्या था, जो रिवॉल्ट था वो हमें देखने को मिलता है वेल्लोर में। तो इस तरह से मिलिट्री में एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था पहली चीज, दूसरा जिस तरह की पॉलिसीज थी, ठीक है, वो था, और तीसरा रिलीजियसली भी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे ऑफ ऑल द रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम सिख्स व्हाटएवर द पीपल वर देयर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी एट दैट टाइम, वो सारे भी जो है उनको हार्म करते थे, ठीक है। अब इमीडिएट कॉज जो इसका माना जाता है, देखिए ये चौथी चीज, पांचवी चीज जो है दैट इज इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज एक तो कंसिडर किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका, और दूसरा इसको एक सिपाही म्यूटनी बोला गया। सिपाही जो थे, सिपाही को बोला जाता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। तो सिपाही म्यूटनी क्यों बोला गया, बिकॉज इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है आपका ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। सो द केस वाज लाइक कि एक एनफील्ड राइफल जो है नई इंट्रोड्यूस करी जाती है, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर्मीज में अभी भी जो है एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है आर्मीज परचेज करती है, तो लाइकवाइज ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी एक नया जो इक्विपमेंट है वो एनफील्ड राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस करा। अब उसमें दिक्कत ये थी कि उसको जो है चलाने से पहले जो कॉक करना होता था, तो उसके लिए उसका जो कार्ट्रिज था उसको छील के निकालना पड़ता था, और वो जो है हाथ से नहीं निकलता था, उसको दांतों से छीलना पड़ता था। एंड दैट कार्ट्रिज ऑफ दैट राइफल दैट वाज मेड अप ऑफ द पिग मीट, ठीक है। तो नाउ इंडियंस में देयर वर कैटेगरीज, लाइक कुछ लोग जो नॉनवेज नहीं खाते, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, उस टाइम पे भी ऐसे थे। इसके पीछे बहुत सारा कुछ लोगों का मॉरल कॉज होता है, किसी का रिलीजियस कॉज भी होता है। तो अब पिग मीट जो है मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया, एज वेल एज द हिंदू सोल्जर्स थे, उनमें से भी जो हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया कि वी विल नॉट यूज दिस राइफल। तो वहां से सारी टसल शुरू होती है एंड अल्टीमेटली ये जो है रूप ले लेती है एक रिवॉल्ट का। मंगल पांडे वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। मंगल पांडे जो हैं उन्होंने जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर देते हैं और वहां से
बैरकपुर जो कैंटोनमेंट थी वहां पे, वहां से वो भाग जाते हैं, अल्टीमेटली वाज कैप्चर्ड एंड ही वाज हैंग। तो उनको जब फांसी दी जाती है तो उससे एक बहुत ज्यादा जो रोष जो था, रिसेंटमेंट थी अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन, द ब्रिटिशर्स इन द कंट्री, उनके अगेंस्ट थी बाय द फेलो सोल्जर्स ऑफ हिम, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। तो ये सारे कॉजेज जो हैं आपको पता होने चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इनमें से कौन सा कॉज है 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है, तो इनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ कहां पे था। ठीक है, तो बेसिकली देयर वर न्यूमरस सेंटर्स, अगर हम ब्रॉडली बोलें तो इसके जो मेजर सेंटर्स थे वो थे नॉर्थ इंडिया में। कहां पे थे? मेजर सेंटर्स ऑफ इट वर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो है इसके मेजर सेंटर्स थे। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटर्स की बात करी गई है, इन पे हम बात करेंगे। यहाँ से एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट कौन सा था? अब देखो, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बिहार, सारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं हमारे भारत में, तो वही इसके जो है मेजर सेंटर्स थे। ठीक है, साउथ इंडिया में इतना ज्यादा नहीं फैला था ये रिवॉल्ट। तो दिल्ली में बहादुर शाह द सेकंड, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको जो है सभी जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो मान लेते हैं कि ये जो है हमारे, फिर से जो है उनको एज अ बादशाह जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उनके अंडर जो है पूरा रिवॉल्ट वाज कैरिड आउट। हाउएवर ही वाज वेरी ओल्ड, वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो उनके जो जनरल थे, जनरल बख्त खान, तो जनरल बख्त खान जो है he was basically the leader of the revolt in Delhi। तो ये पूछा जाता है आपसे, जनरल बख्त खान, और ओवरऑल लीडर ऑफ रिवॉल्ट जो है वो बहादुर शाह द सेकंड थे दिल्ली में। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बड़ी बार पेपर में, शी वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। कानपुर में बात करें, नाना साहेब, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। झांसी और ग्वालियर में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सुना होगा आपने, है ना। उसके अलावा तांत्या टोपे इन ग्वालियर, तो तांत्या टोपे जो हैं ग्वालियर में इन्होंने रिवॉल्ट को लीड करा। खान बहादुर खान ने रिवॉल्ट को लीड करा बरेली में। और बिहार में कुंवर सिंह, एक लास्ट नाम है, कुंवर सिंह, हु वाज इन बिहार, इन्होंने बिहार में रिवॉल्ट को लीड करा था। अब देख लीजिए, दूसरी चीज ये भी पूछ ली जाती है कि कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने सप्रेस करा था रिवॉल्ट को। तो दिल्ली में जॉन निकलसन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल थे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्लेसेस, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कर्नल ह्यू रोज, तो इन्होंने जो है ही बेसिकली जो बैटल अगेंस्ट लक्ष्मीबाई थी, दैट वाज बीइंग लेड बाय जनरल ह्यू रोज, एंड रानी लक्ष्मीबाई गॉट किल्ड इन दैट बैटल। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि किसने सप्रेस करा इस रिवॉल्ट को। कॉलिन कैंपबेल, देखिए, एक तो आपके ये थी कानपुर में, साथ ही साथ बरेली में, ऑलराइट। और लास्ट अगर हम देखें तो बिहार में विलियम टेलर जो है, उन्होंने कुंवर सिंह ने जो रिवॉल्ट किया था उसको सप्रेस किया। देयर वर न्यूमरस रीजंस कि इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। जो इंडियंस थे, एक ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट नहीं था, ठीक है, और जो इक्विपमेंट्स थे, या जो अगर कहें कि जो हथियार थे जिनसे वो लड़ रहे थे, तो वो भी इतने मॉडर्न नहीं थे जितने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पास थे। और उसके अलावा बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी भारत की, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, दे हैव सपोर्टेड द कॉज ऑफ द ब्रिटिश इन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस वजह से इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है इन सारी जगहों पे, ऑलराइट। तो एक बार लास्ट में देख लेते हैं कि इंपैक्ट क्या पड़ा इसका। नाउ द इंपैक्ट ऑफ दिस 1857 रिवॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इट। तो सबसे पहली बात है कि इसने जो है कंपनी के रूल को खत्म कर दिया भारत में। जो कंपनी थी, कंपनी को नेशनलाइज कर देती है जो ब्रिटिश सरकार है, और कंपनी रूल 1765 से जो रूल कर रहे थे 1858 तक, ठीक है। एक एक्ट पास किया जाता है जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इमीडिएटली आफ्टर दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है, और क्राउन रूल मतलब कि क्राउन के अंडर जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करेगी भारत को। तो 1858 से 1947 इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, इसमें डायरेक्ट रूल जो है ब्रिटिशर्स का वो शुरू होता है भारत में। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट था। दूसरा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो कि गवर्नर जनरल होता था कंपनी का, उसको चेंज कर दिया जाता है वॉयसरॉय से। आप देखेंगे 1858 के बाद सभी लोग क्या आते हैं, गवर्नर जनरल नहीं, वॉयसरॉय के नाम से उनको बुलाया गया। तो गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन चेंज हो गई और क्या बन गया, वॉयसरॉय। पूछा जा सकता है कब हुआ ये। डुअल गवर्नमेंट जो थी वो खत्म कर दी गई एक तरह से। बेसिकली जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो कंपनी के होते थे, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई।
जब कंपनी ही खत्म हो गई, डायरेक्ट रूल जो है भारत में आ गया, है ना। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक जो है पोस्ट क्रिएट करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था बेसिकली? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज कि एक पॉलिटिकल हेड जो है असाइन कर दिया गया भारत के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द पॉलिटिकल हेड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एक तरह से आप इस तरह से समझ लेंगे जिस तरह से भारत में मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, तो उसी तरह से एक मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स की पोस्ट क्रिएट करी जाती है। इंडियन अफेयर्स, जो कि इंडियन अफेयर्स को देखेगा कहां पे? बैक इन लंदन, इन ब्रिटेन। तो उस मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स कहा जाता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है क्रिएट किया जाता है, और चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये नाम आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड को पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है भारत का, ठीक है। उसके अलावा लास्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि आखिरी गवर्नर जनरल थे। बेसिकली एक जो मेजर चेंज आता है 1858 के एक्ट से, वो ये आता है कि जब कंपनी को कन्वर्ट कर दिया जाता है क्राउन रूल में, कंपनी रूल को, तो उससे जो कंपनी के जितने एम्प्लॉइज थे, चाहे वो सोल्जर्स थे, कंपनी के और वेरियस एम्प्लॉइज थे, नेशनलाइज कर दिया जाता है बेसिकली कंपनी को। तो सारे किसके अब एम्प्लॉइज बन जाते हैं? क्राउन के एम्प्लॉइज बन जाते हैं। तो अगर हम देखें तो 1856 में आए थे कैनिंग, ठीक है, एज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो 1856 से 1858 तक जब तक ये एक्ट नहीं आया तो वो क्या रहे? गवर्नर जनरल रहते हैं। जैसे 1858 का एक्ट आता है तो ये कैनिंग जो है, अब यहाँ पे हमने देखा कि उनको क्या डेजिग्नेट कर दिया गया? वॉइसरॉय डेजिग्नेट कर दिया गया। और ये कैनिंग जो है अब कंपनी के एम्प्लॉय से किसके एम्प्लॉय बन चुके थे? क्राउन के एम्प्लॉय बन चुके थे। तो इन्हीं को जो है फर्स्ट वॉइसरॉय डेजिग्नेट कर दिया जाता है। फर्स्ट वॉइसरॉय ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको बनाया जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। तो लॉर्ड कैनिंग वॉइसरॉय रहते हैं 1858 से 62 तक। तो ओवरऑल उनका जो टेनर था दैट वाज 1856 टू 1862, 1856 से 1862, जिसमें 2 साल वो गवर्नर जनरल थे, 4 साल अगले वो जो हैं क्या थे? नॉट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ये था आपका 1857 का रिवॉल्ट, और इसके जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें से सबसे बड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद से डायरेक्ट रूल जो है क्राउन का शुरू होता है, या ब्रिटिश सरकार का भारत में शुरू होता है। दैट वाज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच।